Hello everyone, this is GRV online nursing coaching portal. So today we are going to discuss about the community health nursing or public health nursing, and the chapter of discussion is epidemiology of the communicable diseases. So in the last lecture we have discussed about the typhoid fever and the worm infestations. So today the first topic to be discussed is dengue. आज सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द डेंगू फीवर. क्लियर. तो डेंगू फीवर क्या है? ठीक है, एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो कैसी होगी, जब मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से होती है, जिसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टाई. ठीक है, तो ये जो डेंगू फीवर है इसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं? नॉर्मली फीवर के साथ, ठीक है, चिल्स आती है, मलेज होता है, ठीक है, और ये 3 कैटेगरीज में होगा. या तो जो जनरल हमारा फीवर है वो आएगा, ठीक है, या फिर विद हैमरेज होगा विदाउट शॉक, और थर्ड वन क्या हो सकता है, विद हैमरेज विद शॉक. तो अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें ऑफ डेंगू की, तो वो हमारा क्या आएगा, डेंगू फीवर इज डिफाइंड एज mosquito-borne infection that is caused by the bite of Aedes एजिप्टी. क्लियर. तो किस मॉस्किटो के बाइट करने से होगी? एडिस एजिप्टी की बाइट करने से. और ये क्या है, हमारी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है. क्लियर. और इस फीवर को हम किसका नाम देते हैं? हमारे डेंगू सिंड्रोम का और डेंगू सिंड्रोम का. नेक्स्ट आता है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर और जो ट्रायड हैं वो कौन कौन से हैं हमारे डेंगू फीवर के. So next is the epidemiological triad. Clear. तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या आएगा, हमारे 3 फैक्टर्स, ठीक है, वो 3 एस्पेक्ट जो हमारी प्रॉब्लम के बारे में हर एक चीज हमें क्लैरिफाई करेंगे. ठीक है, वो 3 एस्पेक्ट्स किसके रिलेटेड हो सकते हैं? जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो रही है. सेकेंड वन क्या आएगा, वो पर्सन जो ज्यादा प्रोन टू है, ज्यादा ससेप्टेबल है टू दैट इन्फेक्शन. एंड थर्ड क्या था हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उस एजेंट को और उस पेशेंट के रिस्क को क्या करेंगे, एग्रावेट करेंगे. ठीक है, उनका जो हमारा एक्टिंग पॉइंट है उसको और ज्यादा बूस्ट अप करेंगे. तो epidemiological triad is consist of 3 factors, that is agent, next is host, and the third one is environment. Clear. अब एजेंट में क्या आएगा, हमारा कॉजेटिव एजेंट. ठीक है, कि कौन सा जो एजेंट है वो पॉजिटिव है, कि जिसकी वजह से हमारा जो डेंगू फीवर है वो हो रहा है. क्लियर. और जो डेंगू फीवर है वो किसकी वजह से होगा, किसके बाइट करने की वजह से होगा, हमारे एडिस एजिप्टाई की वजह से. So the causative agent is mosquito Aedes एजिप्टाई. ठीक है, एडिस एजिप्टाई जब बाइट करेगा, ठीक है, तब ये जो इन्फेक्शन है वो किसमें कोज होगी, किसमें ट्रेवल करेगी, ह्यूमन में, मैन में ट्रेवल करेगी. क्लियर. नेक्स्ट हमारा क्या है, होस्ट. होस्ट मतलब वो पर्सन जो मॉस्किटो की बाइट की वजह से क्या होगा, इन्फेक्ट होगा. ठीक है, हार्बर करेगा इन्फेक्टिव मटेरियल को अपने इनसाइड, अपने अंदर. ठीक है, ताकि जो
इन्फेक्शन है उसको फर्दर क्या कर सके, स्प्रेड कर सके। तो इसका जो होस्ट है वो क्या आएंगे, ऑल एजेस। ऑल एजेस का मतलब कि जितने भी एज ग्रुप है, ठीक है, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो अडल्ट एज ग्रुप है, ठीक है, हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा हमारा मॉस्किटो। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, बोथ जेंडर्स, ठीक है, जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो दोनों क्या है, इक्वली ससेप्टेबल है टू द डेंगू फीवर। नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में क्या आएगा, अब किसकी वजह से डिजीज हो रही है, मॉस्किटो की वजह से, ठीक है, पैरासिटिक है, जूनोटिक डिजीज है जो मॉस्किटो की बाइट करने की वजह से होगी। अब जो मॉस्किटोज हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो कौन सा आता है, जो रेनी सीजन है सबसे मोस्ट, ठीक है, विंटर्स भी हैं, समर्स भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द उनका सीजन जो है ब्रीड करने का मोस्ट कॉमनली वो कौन सा है, रेनी सीजन। क्लियर। तो इनका इन्वायरमेंट मेन क्या आएगा, रेनी सीजन। क्लियर। रेनी सीजन में क्या होता है, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट आएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है, डेंगू फीवर का, वो कितना रहता है, अबाउट 3 to 10 days। सो नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मैंने क्या बताया था आपको, दैट इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिल द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, जिस टाइम पे कोई वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर हुआ, तब से लेके जिस टाइम फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा, whether it is fever, whether it is chills or nausea or vomiting or cold, whatever it be, ठीक है, कोई भी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर हो रहा है, इन दोनों के टाइम गैप को हम किसका नाम देंगे, इंक्यूबेशन पीरियड का। और जो इंक्यूबेशन पीरियड है हमारे डेंगू फीवर का, वो कितना होगा, अबाउट 3 to 10 days। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा हमारा, 3 से 10 दिन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ठीक है, कि किस वे में ट्रांसमिट हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, आप देखो क्लियर है कि वायरल इन्फेक्शन है, मॉस्किटो की वजह से हो रही है। ठीक है, तो अब अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कौन सा आएगा हमारा, थ्रू द बाइट। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मॉस्किटो ने सिर्फ बैठा, ठीक है, और जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होगी, नो। ठीक है, वो कैसे होगी कि जब ये जो मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई है, वो बाइट करेगा उस पर्सन को, ठीक है, या किसी भी हेल्दी पर्सन को, ठीक है, तभी ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डेंगू फीवर है वो स्प्रेड होगा। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन नॉर्मली क्या है, बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये जो हमारी इन्फेक्शन है, डेंगू इन्फेक्शन है, ये स्प्रेड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डेंगू फीवर है वो किन फॉर्म्स में अपीयर होगा। ठीक है, इनकी 3 फॉर्म्स मेजर जाती हैं। ठीक है, तो जस्ट हमारा क्लासिकल डेंगू फीवर आता है कि इसमें सिर्फ फीवर है, चिल्स है, ठीक है, मलेज हो रही है, जाइगर जो है वो डेवलप हो रहा है, बॉडी एक डेवलप हो रही है। ठीक है, दूसरी हमारी फॉर्म क्या आती है, हैमरेजिक कंडीशन। ठीक है, हैमरेजिक विदाउट शॉक और हैमरेजिक विद शॉक। ठीक है, ये जो दोनों है ये कौन सी जाएंगी, फेटल कंडीशन जाती हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ द डेंगू फीवर। So after epidemiological triad or the definition of dengue fever, let's proceed towards the forms. तो फॉर्म्स में मेनली क्या है, इनकी 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी हमारी, तो नेक्स्ट आर द फॉर्म्स ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, कितनी फॉर्म्स आएंगी हमारी, 3 फॉर्म्स आएंगी। इसमें से जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है हमारी, क्लासिकल
डेंगी फीवर, ठीक है। क्लासिकल का मतलब क्या है, जो बेसिकली होगा, ठीक है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, क्लासिकल और ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। इस फीवर में, इस डेंगू में मेनली क्या आएगा कि जो हमारे मोस्टली सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, वो किसके रिलेटेड आएंगे, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आएगा, ठीक है। फीवर के साथ साथ क्या होगा, शिवरिंग होगी, राइगर डेवलप होगा, ठीक है, बॉडी एक होनी शुरू हो जाएगी, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, ठीक है, बिहाइंड द आई जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली जब आप आई की मूवमेंट करोगे, ठीक है, तब क्या होगा, एक हल्की सी कॉली की शार्प पेन आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको किसका नाम दिया जाता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन का। तो ब्रेक बोन फीवर के अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अगर इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मेनली हमारा क्या आएगा, सडन ऑनसेट जो इसका होगा वो सडन होगा, मतलब सडनली जो फीवर है वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, सडनली जो उसके साइन एंड सिम्टम है वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या आएगा, चिल्स, क्लियर, शिवरिंग होगी, ठीक है, फीवर आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा इसका, हेडेक होगी, हेडेक, मसल पेन, मसल पेन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी जो बॉडी है वो पेन करेगी, बॉडी एक होगी, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो कौन सा चला जाएगा, ठीक है। अब फीवर है, बॉडी एक हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एनोरेक्सिया, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी साथ में, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आएगा, कॉन्स्टिपेशन, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा हमारा सिम्टम आता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है, आईज के बिहाइंड क्या होगी, पेन, ये स्पेशली कब होगी, जब आप आई मूवमेंट्स को रखना कंटिन्यूसली करते हो, क्लियर। स्टॉलिकी पेन, मलेज, वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे जनरल सिम्टम्स है, किसमें आएंगे, क्लासिकल डेंगू फीवर में, ठीक है। और ये कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स्ट जो है, जो फैटल कंडीशन है वो नहीं जाती, ठीक है। तो क्लासिकल फीवर को किसका नाम दिया जाता है, ब्रेक बोन फीवर का, ठीक है। इसमें जो कंडीशन है वो क्रिटिकल ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, जो परेशानी आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, जस्ट किसकी वजह से आएगी, हमारे फीवर और चिल्स की वजह से, उनकी वजह से जो बॉडी एक है, वॉमिटिंग है, हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, ठीक है। बट ये सारे सिम्टम्स क्या करेंगे, ट्रीटेबल होंगे, ठीक है, जिनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्म इसकी कौन सी आती है, द सेकेंड फॉर्म इज डेंगू विद हैमरेज विद शॉक, ठीक है। और थर्ड वन कौन सी आएगी, डेंगू विद हैमरेज विदाउट शॉक, ठीक है। हैमरेज दोनों में है, ठीक है, बस सिर्फ किसमें आ रहा है कि एक में शॉक डेवलप होगा, दूसरे में शॉक डेवलप नहीं होगा, ठीक है। शॉक डेवलप कब होगा, जब हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई जो है वो जानी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर टू फॉर्म्स आती हैं हमारे डेंगू फीवर की, जो सबसे ज्यादा फेटल कंडीशन को ऑर्गेनाइज करेंगी, और जो सबसे ज्यादा फेटल कंडीशन जाती है वो कौन सी जाएगी, डेंगू विद हैमरेज विद शॉक, ठीक है। हैमरेज है, इंटरनल ब्लीडिंग है, और जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज हैं उनको अप्रोप्रिएटली जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है, क्लियर। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम आएंगे हमारे डेंगू हैमरेजिक फीवर के, ठीक है, इसके जो मेनली इसका टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 4 to 6 days, ठीक है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो सेम आएंगे, फीवर होगा, क्लियर, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट अराइज होना शुरू हो जाएगा, एनोरेक्सिया,
ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, सेम चिल्स होगी, वॉमिटिंग, टेंडरनेस, जो रैशेस हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे इसमें, ठीक है। रैशेस, टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, पेन ऑन टच, ठीक है, कि अगर आप किसी भी पार्ट को हल्का सा भी प्रेस कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो वहाँ पे की शार्प जो पेन है वो राइज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसको किसका नाम दिया जाता है, टेंडरनेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो इस्कीमिया जैसी कंडीशन जो है वो अराइज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हैमरेज विद शॉक की बात करें तो शॉक का क्या मतलब होगा कि जब हमारे ब्रेन टिश्यू जो है वो एग्जैक्ट अपनी ऑक्सीजन, अपना रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो नहीं ले पा रही, क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज में भी, ब्लड में भी, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया जैसी जो कंडीशंस है वो राइज हो सकती हैं, जिनका असर क्या होगा, फेटल कंडीशन राइज होगी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू विद हैमरेज विदाउट शॉक, ठीक है, हैमरेजिक डेंगू है बट शॉक के बिना भी, शॉक डेवलप नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन जा रही है, तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो भी सेम होंगे विद द हैमरेजिक डेंगू के साथ। तो जो डेंगू है वो कितनी फॉर्म में आया हमारा, 3 फॉर्म्स में आया। कौन कौन सी है, सबसे पहली क्लासिकल डेंगू फीवर, ठीक है, उसके बाद में डेंगू विद हैमरेज विद शॉक, नेक्स्ट क्या था हमारा, हैमरेजिक डेंगू विदाउट शॉक, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल ऑफ द एडिस एजिप्टाई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर एक बार जो एडिस एजिप्टाई है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, हमारे डेंगू पैरासाइट से, तो उसकी जो इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं, ठीक है, जो उसकी पोटेंशियल होगी ऑफ दैट कैरियर वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि अगर एक बार उसने इन्फेक्ट मतलब कर लिया खुद को और एक बार अगर उसने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया तो उसके जितना भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, स्पोरोजोइड्स हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे पर्सन में, ठीक है। बट जो मॉस्किटो है वो लाइफ लॉन्ग तक अफेक्टेड रहेगा उसी पैरासाइट के साथ, ठीक है। अब जो हमारे डेंगू का प्रोसेस है वो 2 जनों में चलता है, मैन में और मॉस्किटो में, ठीक है। दोनों ही इसके क्या है, कंप्लीट पार्शियल रिजर्वोयर हैं। जो पार्शियल रिजर्वोयर है वो मैन होगा, ठीक है, और जो आधा पार्शियल रिजर्वोयर है वो कौन जाएगा, हमारा मॉस्किटो। पर इसका जो साइकिल है वो 2 जनों में ही कंप्लीट सर्कुलेट करेगा, कौन है, मैन टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू मैन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है। मेन बात क्या याद रखनी है कि जो रिजर्वोयर है, ठीक है, जो हमारे जो हार्बर करेंगे पैरासाइट को, वो कितने हैं, 2 रिजर्वोयर हमारे 2 जाएंगे, मॉस्किटो और मैन, ठीक है। इसीलिए इनका जो प्रॉपर लाइफ सर्कल होगा हमारे डेंगू फीवर का, ठीक है, वो किसमें जाएगा, सर्कुलेट, वो किसमें सर्कुलेट करेगा, फ्रॉम मैन टू मॉस्किटो और फ्रॉम मॉस्किटो टू मैन, ठीक है। अब मैन है, ठीक है, आदमी कोई भी पर्सन है, इसके अंदर क्या है, डेंगू के पैरासाइट, ठीक है, इन्फेक्टेड मटेरियल इसके अंदर है, स्पोरोजोइड इसके अंदर है। अब जब मैन को मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो जो स्पोरोजोइड है, ठीक है, वो कहाँ पे चले जाएंगे, इन द गट ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है। तो मॉस्किटो के जब सलाइवा में, ठीक है, गट में जब वो पैरासाइट रिजाइड करेगा तो ये क्या फॉर्म लेगा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो की, ठीक है। और जब इसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो की फॉर्म ले ली तब ये किसी भी पर्सन को बाइट करे तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, हमारा पैरासाइट पॉजिटिव, ठीक है, उसमें वो पैरासाइट ट्रांसफर होगा, डेवलप होगा, ठीक है। फर्दर जब भी इस मैन का कोई मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसका कैरियर कौन ले लेगा, मॉस्किटो ले लेगा। बट जो मैन है वो एक्ट करेगा एज अ टेम्पररी रिजर्वोयर, ठीक है। टेम्पररी रिजर्वोयर का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वो जो डेंगू पैरासाइट है उसको हार्बर कर सकता है। बट जो हमारा मॉस्किटो है, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ परमानेंट रिजर्वोयर, ठीक है, कि वो लाइफ लॉन्ग तक इसका जो स्पोरोजोइट है, ठीक है, जो इसका पैरासाइट है उसको लाइफ लॉन्ग तक हार्बर
कर सकता है और लाइफ लॉन्ग वो एबल है, कैपेबल है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। क्लियर? तो इसलिए जो उसका लाइफ सर्कल है वो सिर्फ इन दोनों के ही अराउंड सर्कुलेट होगा, फ्रॉम मैन टू मॉस्किटो एंड फ्रॉम मॉस्किटो टू मैन। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं, ठीक है, इसका सर्कल कैसे रेगुलेट होगा। अब एक इन्फेक्टेड मैन है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइड्स हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड फॉर्म है हमारी डेंगू फीवर की, ठीक है, वो किसके अंदर है, पर्सन के अंदर है, मैन के अंदर है। अब अगर इस पर्सन को कोई मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, मॉस्किटो बाइट ऑन 5th डे ऑफ डेंगू, ठीक है, अगर उसने डेंगू के वेरी 4th to 5th डे पे, अप्रोक्सीमेटली 5th डे पे बाइट किया, ठीक है, तब क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड फॉर्म है डेंगू की, ठीक है, वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफरेंस ऑफ इन्फेक्टेड फॉर्म इनटू मॉस्किटो, ठीक है, वो जो इन्फेक्टेड फॉर्म है वो किसमें ज्यादा ट्रेवल होने लग जाएगी, किसमें ट्रांसफर होगी, हमारे मॉस्किटो में, ठीक है। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, जो इन्फेक्टेड फॉर्म है वो किसके अंदर चली गई, मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, वो किसमें रिजाइड करेगी, रिजाइड इन द गट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, गट में रिजाइड करना शुरू कर देगी, वहीं पे वो क्या करेगी, अपने जो स्पोरोजोइड्स हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट और डेवलप इन सलाइवा, वो कहाँ पे डेवलप होंगे, सलाइवा में, ठीक है। अब जब वो सलाइवा में डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो कहाँ पे रिजाइड करेगी, सलाइवा ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो का सलाइवा है उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा इसके लाइफ प्रोसेस में कि जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो बाइट अ पर्सन, कोई भी पर्सन है, ठीक है, चाइल्ड है, टीनेजर है, अडल्ट है, किसी भी जेंडर का, मेल है, फीमेल है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करना शुरू किया, जो ये सलाइवा है ये ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर इन्फेक्शन टू दैट पर्सन, ठीक है। अब क्या होगा, उसके ब्लड में भी क्या जाना शुरू हो गया, हमारे जो स्पोरोजोइड्स हैं, जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, जैसे ही ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हुई उस पर्सन में, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डेंगू फीवर। क्लियर? कितने दिनों में, विद इन 3 to 10 days ये स्प्रेड कर सकता है। तो शॉर्टली अगर हम बात करें, ठीक है, ऑल एंड ओवर क्या होगा, ऑल इन ऑल, कि जो इसका लाइफ साइकिल है वो किसमें चलेगा, मैन और मॉस्किटो में। अगर मैन इन्फेक्टेड है उसको 5th डे पे ही जो मॉस्किटो है एडिस इजिप्टाई, ठीक है, जब वो बाइट करेगा तो जो इन्फेक्टेड फॉर्म है डेंगू की वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, मॉस्किटो में, ठीक है। कहाँ पे रिजाइड करेगी वो, इन द गट ऑफ मॉस्किटो। क्लियर? मॉस्किटो के गट में रिजाइड करने के बाद क्या होगा, वो खुद को स्पोरोजोइड्स में डेवलप करना शुरू कर लेगी। जैसे ही स्पोरोजोइड्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्या होगा कि जो उसकी इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी है वो लाइफ लॉन्ग तक बढ़ जाएगी, बिकॉज मॉस्किटो इज द परमानेंट रिजर्वॉयर ऑफ डेंगू फीवर। क्लियर? अब जब मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजोइड्स डेवलप हो रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही वो किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो जो सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइड्स हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। But just remember two things, that mosquito is the temporary permanent reservoir of dengue, whether the man is temporary reservoir of the dengue. नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रोल मेजर्स की, ठीक है, कि कौन से मेजर्स हैं जिनके जरिए हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर किसी भी चीज को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, एग्जैक्ट डायग्नोज, ठीक है।
आप अगर फीवर है तो फीवर का ट्रीटमेंट भी तो तब भी करोगे ना अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा, ठीक है, कि पर्सन को हुआ क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। आप रैपिड टेस्ट करोगे ताकि आपको जो कंडीशन है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल सके। क्लियर? क्लैरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या करोगे, सिम्टोमेटिक वे में इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब वायरल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल ड्रग दोगे। क्लियर? फीवर हो रहा है, आप एंटीपायरेटिक ड्रग दोगे, ठीक है। अगर मसल एक है, पेन हो रही है, ठीक है, तो आप एनाल्जेसिक जो है वो रेकमेंड कर सकते हो, प्रॉपर बेड रेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो मतलब डेंगू का जो ट्रीटमेंट आएगा उसमें सबसे फॉरमोस्ट जो स्टेप होगा वो आपका कौन सा होगा, एनालाइज करने का, ठीक है, असेस करने का, प्रॉपर तरीके से जो डायग्नोज है उसको क्लैरिफाई करने का। Once you clarify the diagnosis, then you should step for the symptomatic treatment, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए स्टेप करना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए स्टेप जब करोगे, ठीक है, तब आपको क्या असेस करना पड़ता है, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, whether the patient is suffering from fever और मसल पेन, ठीक है, और उसको जनरल वीकनेस आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है उसको प्लान करोगे। सो नेक्स्ट इज द कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। अब कंट्रोल मेजर्स को क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें क्लैरिफाई होनी चाहिए। सबसे पहले डायग्नोस, ठीक है, कौन सा डायग्नोस है, डेंगू फीवर है, ठीक है। उसके बाद में को क्या पता होना चाहिए, कॉज, एटियोलॉजी, कि अगर डेंगू फीवर है तो क्यों हो रहा है, कैसे होता है, थ्रू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है, थ्रू एडिस इजिप्टाई। अब उसके बाद में आपके क्या आएंगे, सिम्टम्स, ठीक है। अब आपको डायग्नोस से क्लैरिफाई हो गया, आपको एटियोलॉजी पता चल गई, अब आपको सिम्टम्स का पता होना चाहिए कि क्लिनिकल फीचर्स कौन से अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अगर क्लैरिफाई हो गए, ठीक है, तब आप क्या दोगे उनको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब अगर फीवर है उसके लिए कौन सी मेडिसिन दोगे, अगर बॉडी एक है उसके लिए क्या करोगे, वीकनेस है उसके लिए क्या प्लान करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद आपने किस पे जाना है, वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी, ठीक है। वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी का मतलब कि जिसके जरिए वो डिजीज फैल रही है, ठीक है। अब किसके जरिए फैल रही है, मॉस्किटो के, तो वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी में आपका क्या आएगा कि आप वो स्ट्रेटेजीज अप्लाई करोगे ताकि जो मॉस्किटोज की ब्रीडिंग है आप उनको रोक सको, ठीक है। क्योंकि अगर मॉस्किटोज की ब्रीडिंग रुकेगी तभी जो हमारा स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन है वो कुछ स्ट्रेटेजी तक, कुछ एक्सटेंट तक हम उसको कम कर सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद में आपका कौन सा आ जाएगा, सेफ्टी मेजर्स। ये सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, जो हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। कीप इन योर माइंड कि अगर आप कम्युनिटी में कोई भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस उसकी जो सेफ्टी मेजर है, ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द थेराप्यूटिक मेजर्स, यू मस्ट गो फॉर द सेफ्टी मेजर्स फॉर सेल्फ एंड फॉर द सराउंडिंग, ठीक है। आपको दूसरे सेफ्टी मेजर्स का पता होना चाहिए कि मेडिसिन को छोड़ के आप क्या क्या यूज कर सकते हो ताकि उस डिजीज, उस इन्फेक्शन से बचा जा सके। सो you should have to keep in mind all these 6 points and facts that may clarify your control measures regarding the dengue fever. So let's begin with that. So first one मैंने आपको क्या बताया, diagnostic purpose, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा assessment for clarification of इन्फेक्शन, ठीक है। जो इन्फेक्शन है उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, असेस करोगे, ठीक है, कि कौन सी इन्फेक्शन हुई है, डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, वर्म इन्फेस्टेशन है, जनरल फीवर है, फूड पॉइजनिंग है। मतलब इन सब को क्लैरिफाई करने के लिए, डायग्नोस को क्लैरिफाई करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा कंप्लीट वे में। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, कॉज, ठीक है, कि क्या देखना है कि इस डिजीज का क्या कॉज है, ठीक है। तुम्हारा क्या था, मॉस्किटो। अब अगर आपको ये पता चल गया कि डेंगू है, ठीक है, तो डेंगू को कौन कॉज कर रहा है, मलेरिया, वो सॉरी हमारी जो एडिस इजिप्टाई है वो कॉज कर रही है, मॉस्किटो कॉज कर रहा है, ठीक है। देन यू विल गो टू प्रिवेंट द मॉस्किटो ब्रीडिंग। आप किसको ट्राई करोगे कि जो मॉस्किटो की एंट्रेंस है, ब्रीडिंग है, वो कम हो सके। तो क्या करोगे, प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ मॉस्किटोज इन द थेराप्यूटिक यूनिट, ठीक है, कि जो थेराप्यूटिक यूनिट है आप उसमें जो मॉस्किटो की एंट्रेंस है उनको क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको। क्लियर। नेक्स्ट क्या मैंने बताया था, सिम्टम्स का, ठीक है, कि आपको सिम्टम्स क्लैरिफाई होने चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स का क्लैरिफिकेशन है, सिम्टम्स क्लैरिफाई है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे क्या था ट्रीटमेंट हमारा कि वायरल इन्फेक्शन थी, ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए यू विल गो फॉर द एंटीवायरल एजेंट्स, एंटीवायरल एजेंट्स, ठीक है। आपको किसके लिए जाना पड़ेगा, जो हमारे एंटीवायरल एजेंट्स है, ठीक है, वो ड्रग्स जो वायरस की जो एंट्री है, जो वायरस की एक्शन है उसको खत्म कर सके। नेक्स्ट क्या था इसमें, फीवर, देन यू विल गो फॉर द एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक एजेंट यूज कर सकते हो, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन आप यूज कर सकते हो ताकि जो फीवर है वो कम हो सके। क्लियर। अगर पेन है देन यू शुड गो फॉर एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक यूज कर सकते हो ताकि पेन ना हो। क्लियर। वीकनेस है देन यू शुड हैव टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा ताकि जो जनरल वीकनेस हो रही है प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, वो कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो टू द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द डेंगू फीवर, ठीक है। सो दिस इज द सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटेजी हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी जाएगी, जिसमें आप मॉस्किटोज की एंट्री को, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर रहे हो। तो इसमें क्या आएगा हमारा मोस्टली, तो द फोर्थ वन हमारा क्या आएगा, एंटी लार्वल स्प्रेज, तो फोर्थ वन क्या है हमारा, एंटी लार्वल स्प्रेज, ठीक है। एंटी लार्वल स्प्रेज को, एंटी जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनको स्प्रे करोगे, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करोगे ताकि जो मॉस्किटो के लार्वास हैं वो किल हो सके, ठीक है। अगर लार्वास किल हो जाएंगे तो क्या होगा, जो फर्दर ब्रीडिंग है मॉस्किटो की वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। लार्वा से मॉस्किटो डेवलप नहीं होंगे, इसीलिए आपको किस पे फोकस करना है, एंटी लार्वल स्प्रेज में। नेक्स्ट हमने फिफ्थ पॉइंट क्या बताया था आपको, सेफ्टी मेजर्स। अब सेफ्टी मेजर क्या यूज कर सकते हो अपने लिए, मॉस्किटो नेट यूज करनी, ठीक है। अगर नेट यूज करोगे तो जो मॉस्किटो की एंट्रेंस है नाइट टाइम पे वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद में मॉस्किटो रेपेलेंट जो क्रीम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो की बाइट है वो नहीं होगी, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, सराउंडिंग की प्रॉपर जो हाइजीन है वो मेंटेन कर सकते हो कि स्टैग्नेंट वाटर ना रहे, ठीक है। अगर बारिश की वजह से कोई पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, या सीवरेज टेक्निक जो है वो प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं है, तो आप उनको करेक्ट करके जो स्टैग्नेंट वाटर है उनको प्रिवेंट कर सकते हो ताकि जो अननेसेसरी ब्रीडिंग है मॉस्किटो की वो ना हो। तो सेफ्टी मेजर्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, नंबर 1 फुल स्लीव क्लॉथ, ठीक है। हाफ स्लीव पहनने की बजाय आप फुल स्लीव क्लॉथ पहन सकते हो, ठीक है, ताकि जो मॉस्किटो है वो बाइट ना कर पाए। नेक्स्ट क्या आएगा, मॉस्किटो रेपेलेंट ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या आएगा, सराउंडिंग हाइजीन, जो आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है,
है, उनकी हाइजीन मेंटेन करना ताकि जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड ना कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्रिवेंशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। जो स्टैग्नेंट वाटर है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो अननेसेसरी ब्रीडिंग हो रही है मॉस्किटोज की वो पॉसिबल ना हो। क्लियर। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स यूज्ड फॉर द डेंगू। ठीक है, सबसे पहला क्या है, असेसमेंट, देन मॉस्किटोज प्रेवेंस, थर्ड क्या आएगा हमारा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, देन एंटी लार्वल स्प्रेस, और हमारा क्या आएगा सबसे लास्ट में, सेफ्टी मेजर्स। So this is all regarding the dengue fever. Now we will proceed toward the second topic. ठीक है, हमारा second topic जो है डिस्कशन का वो कौन सा आएगा, हमारा मलेरिया का। So the next topic to be discussed is malaria. तो नेक्स्ट क्या आएगा, मलेरिया। ये अब जो हमने डेंगू फीवर पढ़ा, ठीक है, वो भी क्या था, हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज, जूनोटिक डिजीज थी, ठीक है, जो किसके थ्रू स्प्रेड हो रही थी, मॉस्किटो के। ठीक है, अब ये जो मलेरिया है ये भी क्या है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, ठीक है, जो किसकी वजह से होगी, मॉस्किटो एनोफिल्स के बाइट करने पे। ठीक है, और कौन फैलाएगा इसको, हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्लियर। तो मलेरिया क्या है, malaria is defined as zoonotic disease which is spread by female mosquito Anopheles and caused by Plasmodium parasite. Plasmodium parasite. अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम क्या है, दो चीजें जो है वो मेन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो दो चीजें क्या है, पहली क्या थी, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, जिसको वेक्टर की जरूरत है मॉस्किटो की। इसमें जो मेन हमने क्या पढ़ा कि जो ये सब डिजीज है वो स्प्रेड कैसे हो रही है और कॉज कैसे हो रही है। ठीक है, स्प्रेड का क्या मतलब है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होगी, स्प्रेड होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना, वो एक पर्सन को अगर मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, वो दूसरे पर्सन को बाइट करेगी, तो वो क्या करेगी, स्प्रेड कर रही है, ट्रांसफर कर रही है डिजीज को। सेकेंड हमने बोला कॉज्ड मतलब कि जो एक पर्सन में इन्फेक्शन डेवलप होगी उसको क्या मेजर हम करेंगे, कॉज। ठीक है, तो अब स्प्रेड कौन कर रहा है, हमारी फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। ठीक है, और उसको कॉज कौन करेगा, जो इन्फेक्शन डेवलप हो रही है बॉडी में, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, थ्रू द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि जो मलेरिया है वो क्या है, इज अ ज़ूनोटिक डिजीज विच इज स्प्रेड बाय हमारी फीमेल मॉस्किटो एनोफिल एंड कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने क्या किया था कि इसमें क्या आते हैं, हमारे तीन एस्पेक्ट्स आते हैं जो हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, वो एस्पेक्ट हमें क्या करेंगे, जो इन्फेक्शन की इंफॉर्मेशन है उनके बारे में हमें क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट इज द ट्रायड। तो ट्रायड में हमारे तीन कौन कौन से फैक्टर आते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा एजेंट। क्लियर। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, होस्ट, देन हमारा आ गया इन्वायरमेंट। अब इसके मैंने दो एजेंट आपको बताए। ठीक है, जो मॉस्किटो एनोफिल है वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है,
और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो डेवलप करेगा, कॉज करेगा इन्फेक्शन को। तो इसके जो एजेंट है वो भी आपके क्या आ जाएंगे, 2 एजेंट आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होगा, जो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सेकंड वन कौन सा होगा, जो डेवलप करेगा, ठीक है। अब ट्रांसमिट कौन कर रहा है, मॉस्किटो एनोफिल्स, क्लियर। और डेवलप कौन करेगा, हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। अगर हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट की बात करें, ठीक है, तो ये भी खुद को कितने में डिवाइड करेगा, 4 स्पीसीज में डिवाइड करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम falciparum एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, क्लियर। तो एजेंट में हमें क्या क्लैरिफाई हुआ कि इसके कॉजेटिव एजेंट कितने हैं, 2, ठीक है। एक कौन है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उस डिजीज को ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो हमारे अंदर मतलब उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर मलेरिया इन्फेक्शन को डेवलप करने का काम करेगा, क्लियर। So the first agent of transmission is mosquito anopheles, and the agent responsible for the development of infection is known as Plasmodium parasite, which further subdivides into the 4 species. The first one is Plasmodium vivax, then Plasmodium ovale, third one is Plasmodium falciparum, and third one is Plasmodium malariae. अब आ गया हमारा होस्ट। तो होस्ट में क्या आएगा, इसका मेनली क्या होगा कि जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा मतलब माना गया है प्रोन मलेरिया के, जस्ट बिकॉज ऑफ द नो रीज़न। जो सिंपली रीज़न क्या दिया गया कि जो मेल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आउटडोर रहते हैं, ठीक है, आउटसाइड काम करते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोन टू माना गया है, ठीक है। अदरवाइज बोथ द जेंडर्स आर एट द इक्वल रिस्क। ऑल एज ग्रुप, सेकेंड वन बोथ जेंडर। इन्वायरमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करेगा, हमारे मॉस्किटो पे, ठीक है, क्योंकि अब अगर मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे तो जो हमारे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो डेवलप नहीं होगा, क्लियर। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मॉस्किटो बाद में बाइट करेगा, पहले ये प्रॉब्लम जो ये पैरासाइट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, हमारा मॉस्किटो, ठीक है। तो एनवायरनमेंट किसको एग्रावेट करेगा, इसको, हमारे मॉस्किटो को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में क्या होता है, मॉस्किटो सबसे ज्यादा ब्रीड करते हैं, क्लियर। स्टेगनेंट वाटर मिलता है उनको, ठीक है, कितने सारा मतलब ऐसी चीजें मिलती हैं जो एग्रावेट करेंगी इनकी डेवलपमेंट को, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग को। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेनी सीजन में मॉस्किटोज का नंबर इंक्रीज होगा। जितना मॉस्किटो का नंबर इंक्रीज होगा उतना जो रिस्क है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो कौन सा इन्वायरमेंट एग्रावेट करेगा मलेरिया को, रेनी सीजन, क्लियर। नेक्स्ट मूव्स टू द इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, वो कितना जाएगा हमारा, मेन हम कितने 2 लेते हैं इसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपैरम, ठीक है। तो जो इनका अगर मेनली हम पीरियड नोट करें तो इनका कितना आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड हमारा कितना आ जाता है, मेनली 12 to 14 days, और यू कैन कंसीडर इट 8 to 15 days, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सिमिलर रहेगी टू द डेंगू, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या होगा, हमारा मॉस्किटो बाइट, और किस मॉस्किटो की, हमारी फीमेल एनोफिल्स की, बिकॉज
She is the only carrier of the malaria parasite. Clear? नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की, ठीक है। डेंगू में अब हमने क्या स्टडी किया था कि जो लाइफ साइकिल है हमारे डेंगू फीवर का, वो क्या था, मैन टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू मैन, ठीक है। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, मैन टू मॉस्किटो, मॉस्किटो टू मैन, ठीक है। इसका भी लाइफ प्रोसेस सिमिलरली वैसे ही जाता है। फर्क सिर्फ कितना है कि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी सिर्फ गमीट फॉर्मेशन तक, वो किसमें होगी, मैन में, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड मटेरियल हमारा डेवलप होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी गमीट फ्यूज करके स्पोरोजोइड बनाएंगे, वो किसमें बनाएंगे, मॉस्किटो में। क्लियर? तो इसमें जो इन्फेक्टेड फॉर्म है वो सिर्फ किसमें डेवलप हो रही है, मॉस्किटो में। और वही मॉस्किटो जब मैन को बाइट करेगा तब वो किसमें ट्रांसफर होगी, हमारे पर्सन में, ठीक है, मैन में। उसके बाद में फिर जब हाफ डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, गमीट तक, फिर जब उसको कोई मॉस्किटो बाइट करेगा तो वही गमीट किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट हमारे उस मॉस्किटो में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ malarial parasite. So I hope you all guys are clear with the general definition and the epidemiological factors of the malaria. Clear? So next we will move to the life cycle. अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लाइफ साइकिल है वो दो में डेवलप होगा, ठीक है, मैन में और मॉस्किटो में। अब डेंगू फीवर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैन है वो टेम्परेरी रिजर्वोयर है इन्फेक्शन का, और जो हमारा मॉस्किटो है वो क्या है, परमानेंट रिजर्वोयर ऑफ द पैरासाइट। क्लियर? अब इसमें क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होगी हमारे इस मलेरियल पैरासाइट की, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, वो किसमें जाती है, मैन में क्या होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें क्या होंगे, सिर्फ जो हमारी गमीट फॉर्मेशन है वो होगी किसमें, मैन में। क्लियर? मॉस्किटो में क्या जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है मतलब फ्यूजन होगी, फ्यूजन ऑफ गमीट, जो गमीट है, मेल गमीट है, फीमेल गमीट है, वो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, फर्दर स्पोरोजोइड्स, ठीक है। स्पोरोजोइड्स मतलब कि जो इन्फेक्टेड फॉर्म है वो कहाँ पे बनेगी, हमारे मॉस्किटो के अंदर। क्लियर? तो लाइफ साइकिल क्या क्या है इसका, विद इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिजर्वोयर भी इसके दो हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, मैन में। सिर्फ क्या करेंगे, मेल गमीट फीमेल गमीट बनना शुरू होगा, ठीक है, सिर्फ मैक्रोगमीट और माइक्रोगमीट की फॉर्मेशन होंगी बस, ठीक है। उसके बाद का जो फर्दर का प्रोसीजर है वो किसमें जाएगा, मॉस्किटो में। क्लियर? तो मॉस्किटो में क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा कि ये जो गमीट फॉर्मेशन हुई है, अब वो दोनों गमीट आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइड्स बनाएंगे, एंड स्पोरोजोइड इज द इन्फेक्टिव फॉर्म, ठीक है। क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है दैट इज इनफ कैपेबल टू सप्रेट द इन्फेक्शन, टू डेवलप द इन्फेक्शन, ठीक है, जो इन्फेक्शन को डेवलप करेगी। क्लियर? So whole the life cycle or circle circulates in between these two reservoirs, that is man and mosquito, ठीक है। अब बात करते हैं मैन की। मैन में जस्ट क्या होगा कि लीवर में ये जो हमारे पैरासाइट है, ठीक है,
ये डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फर्स्ट फेज जो इसका एसेक्सुअल फेज है वो कहाँ पे डेवलप होगा, लीवर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा, एसेक्सुअल फेज बिगिन इन लीवर, ठीक है। लीवर में वो फेज बिगिन होना शुरू हो जाएगा, ट्रोफोजोइड्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन फर्दर ये किसमें डेवलप करेगा, डेवलप इनटू आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब ये क्या करेगा हमारे रेड ब्लड सेल्स में, जैसे ही इसने अपने ट्रोफोजोइड्स की क्वांटिटी को, स्टीजॉइड को इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो हमारे आरबीसीज है वो बर्स्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इनको स्पेस कितनी मिल रही है, सपोज दिस इज आवर आरबीसी, ठीक है, एक आरबीसी है, उसमें क्या है, जो ट्रोफोजोइड्स है वो डेवलप करने शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ही ट्रोफोजोइड्स डेवलप करने शुरू हो जाएंगे, फर्दर डेवलपमेंट करेंगे, तो ये उस पूरे सेल के एरिया को बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जितना ये खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं आरबीसी उतना स्ट्रेच करेंगे, और एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि ये क्या हो जाएंगे, खुद ही बर्स्ट आउट, ठीक है। जैसे ही ये बर्स्ट आउट हो गए, तब क्या होगा, जो हमारा ट्रोफोजोइड है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेट इनटू ब्लड, ठीक है। ब्लड में सर्कुलेट होने शुरू हो गए ये, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद क्या होते हैं, ये स्टीजॉइड बनाना शुरू कर लेते हैं, मतलब गमीट जो है इनकी जो फर्दर रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टीजॉइड के बाद ये किसमें डिवाइड हो जाएंगे, मेल गमीट which is known as macrogamy, female gamete which is known as microgamy, क्लियर। तो मैन में जस्ट क्या हुआ कि एसेक्सुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो गया, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा, हेप्टिक सेल्स में, लीवर में, ठीक है, लीवर में स्टार्ट हुआ, ट्रोफोजोइड बना, ठीक है। फर्दर ट्रोफोजोइड की डेवलपमेंट किसमें होगी, हमारे आरबीसीज में। जब आरबीसीज का एरिया कवर आउट कर दिया, ठीक है, उनका वाइड रेंज बननी स्टार्ट होगी, उनकी लिमिट खत्म होगी, तब क्या करेंगे, हमारे आरबीसीज बर्स्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे ट्रोफोजोइड्स हैं वो रेड ब्लड सेल से कहाँ चले जाएंगे, ब्लड फ्लो में, किसकी फॉर्म लेके, स्टीजॉइड की। स्टीजॉइड क्या है, मैच्योर सेल्स हैं जो फर्दर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। स्टीजॉइड किसमें डिवाइड होंगे, मेल गमीट में और फीमेल गमीट में, ठीक है। अब मैन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सिर्फ यहाँ तक ही चलेगा जब मेल और फीमेल गमीट बनेंगे, क्लियर। उसके बाद में क्या आया हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रही है, मॉस्क्यूटो में। अब इसमें क्या होगा, जैसे मेल एंड फीमेल गमीट बने, ठीक है, तो मॉस्क्यूटो क्या करेगा, मॉस्क्यूटो क्या करेगा, बाइट करेगा, ठीक है। अब जैसे इसके बाद मॉस्क्यूटो ने बाइट किया, मॉस्क्यूटो बाइट, ठीक है, ये जो गमीट होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, इन द गट ऑफ दैट मॉस्क्यूटो, ठीक है। गमीट रीच द गट पे चले गए, ठीक है। अब गट में जाके क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गमीट्स, ये जो गमीट्स हैं वो फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइड, ठीक है। स्पोरोजॉइड बनाना शुरू कर देंगे, जो क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है उस पैरासाइट की, क्लियर। और ये जो स्पोरोजॉइड है वो कहाँ पे रिजाइड करेंगे, स्पोरोजॉइड रिजाइड इन the salivary glands
salivary glands of mosquito, ठीक है, वो मॉस्क्यूटो के salivary gland में reside करेंगे. Then after this क्या होगा, as mosquito bites that person, the sporozoid travels through the saliva into the blood of that person and develops malaria. और वो क्या करेगा, मलेरिया को डेवलप करेगा. So this is the whole cycle, ठीक है. ये किसमें आएगा, हमारा मॉस्क्यूटो में, ठीक है. मैन में जस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ गमीट फॉर्म करेंगे, दैट्स इट, ठीक है. कोई फ्यूजन नहीं होगी, कोई स्पोरोजोइड फॉर्मेशन नहीं होगी. जस्ट सिंपली क्या जाएगा कि जो हमारे मेल गमीट और फीमेल गमीट है उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर. उसके बाद में गमीट्स बनने के बाद जब मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तब क्या होगा कि जो गमीट है वो गट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है. पहुंचने के बाद उनकी फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो फर्दर क्या करेंगे, स्पोरोजोइड बनाने में हेल्प करेंगे, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है. और ये स्पोरोजोइड कहाँ रिजाइड करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड में. और जैसे ही मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो थ्रू द सलाइवा जो स्पोरोजोइड है वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, टू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन और पर्सन. और अगेन ये जो साइकिल है वो दोबारा सर्कुलेट होगा. सो नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स. हमारे जो मलेरिया है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मलेरिया. मलेरिया के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, इनको हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में. क्लियर. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, नॉर्मली क्या बोला जाता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज. सो नेक्स्ट मूव टू द क्लिनिकल फीचर्स. तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हमारे 3 में डिवाइड होंगे. क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, कितनी स्टेज में डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 स्टेज में, ठीक है. फर्स्ट स्टेज कौन सी है, कोल्ड स्टेज, ठीक है. नेक्स्ट हॉट स्टेज, नेक्स्ट स्वेटिंग स्टेज. नाउ the symptoms are clear from the names of the stages, ठीक है. इनके जो nomenclature है वही इनके sign and symptoms को, इनके जो clinical features है उनको क्लियर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टेज है, ठीक है, तो कोल्ड का क्या मतलब है, ठंडा, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, मेनली चिल्स डेवलप होंगी, मतलब राइगर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. चिल्स डेवलप हो रही है, उसके बाद में क्या होगा, फीवर, ठीक है. देन क्या आएगा, कोल्ड स्किन. जो स्किन को अगर आप हाथ लगा के देखोगे पेशेंट की तो वो क्या होगी, एकदम से कोल्ड होगी, ठीक है, ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट आएगा हेडेक, ठीक है. तो ये क्लिनिकल फीचर किसके आएंगे, हमारे कोल्ड स्टेज के, ठीक है. हॉट स्टेज है तो हॉट में जनरली क्या आएगा, जो स्किन है उसकी फ्लशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. हेडेक ज़्यादा हो जाएगा, सीवियर हेडेक, ठीक है. इसमें जो कंडीशन है पर्सन की वो क्या होगी, थोड़ी वर्सन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. सीवियर फ्लशिंग, ठीक है, जो चेहरा है वो एकदम क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है, ठीक है. फ्लशिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. वेरी हॉट फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा क्या लगती है, गर्मी लगेगी, ठीक है. वेरी हॉट फीलिंग. उसके बाद में क्या होगा, जो फीवर है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. फीवर स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है. अब क्या था, पहले फीवर हो रहा है, ठीक है, शिवरिंग आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन भी कोल्ड हो जाएगी, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी. अब अचानक से वो स्टेज शिफ्ट करेगी हॉट स्टेज को, ठीक है. फीवर कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा,
जो परफ्यूजन है वो स्टार्ट हो जाएगी, हीट इवेपोरेट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होगी, ठीक है। स्किन जो है वो फ्लश्ड हो जाएगी, एकदम से रेडनेस आ जाएगी और सीवियर वाला हेडेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्वेटिंग स्टेज है, तो इसमें क्या आएगा, फीवर सबसाइड, फीवर ठीक होना शुरू हो गया और क्या आएगी, स्वेटिंग, परफ्यूजन होगी, ठीक है। एक्सेसिव में स्वेट आएगा। होता है ना कि अगर फीवर हो, ठीक है, तब जब हम पैरासीटामोल खाते हैं, कोई भी टैबलेट खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ही जो हीट है वो बाहर को इवेपोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बाहर को ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फीवर तो ठीक हो जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा पसीना जो है, पर्स्पिरेशन है, उसका प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है हमारे मलेरिया के, हम उसको 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड द लास्ट वन इज द स्वेटिंग स्टेज। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम समवट किसका फॉलो करेंगे, क्राइटेरिया को, हमारे डेंगू फीवर के क्राइटेरिया को, ठीक है। फर्स्ट वी शुड हैव टू गो फॉर द अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, ताकि हमें डायग्नोस का क्लैरिफिकेशन हो सके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। देन वी गो फॉर द एजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो किल हो सके, इन्फेक्शन कम हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमाक्विन यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोक्विनिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक एजेंट आप दे सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल मेजर में सबसे पहले आपका क्या है, नेक्स्ट इज द कंट्रोल मेजर, क्लियर। तो कंट्रोल मेजर में सबसे पहले आपका क्या आएगा, डायग्नोज, क्लैरिफिकेशन, ठीक है। डायग्नोज क्लैरिफिकेशन में आप क्या करोगे, आप रैपिड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज करोगे, ठीक है, ताकि आपको फटाफट से जो क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, डायग्नोज की वो हो सके। माइक्रोस्कोपी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या यूज करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग्स एडमिनिस्टर करनी शुरू करते हो, एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, ठीक है। और जो ड्रग ऑफ चॉइस है सबसे पहले वो क्या आएगी आपकी, क्लोरोक्विनिन, ठीक है। क्लोरोक्विन की जो आप डोज दोगे वो कितनी होगी आपकी, 25 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है, जिसको आप 3 दिन के शेड्यूल में ऐड करते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो आप क्या दोगे, 10 mg पर kg, ठीक है। सेकेंड डे यू शुड फॉलो द सेम एंड एट द थर्ड डे आप क्या करोगे, उसकी हाफ कर दोगे, 5 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। इसके अलावा आप साथ में क्या दे सकते हो, प्रीमाक्विन दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड आप क्या दोगे, प्रीमाक्विन, ठीक है, जिसकी एडमिशन क्या आ जाएगी हमारी 0.25 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज आप कौन से मेजर यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दीज यू शुड गो फॉर योर कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, नर्सिंग केयर दे सकते हो कि पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है, ठीक है। जो मॉस्किटो नेट्स है आप वो यूज करोगे, ठीक है। सेफ्टी मेजर यूज करोगे, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स में क्या है, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करोगे, ठीक है, फुल स्लीव जो है वो वियर करोगे। फोर्थ वन आप क्या यूज कर सकते हो, एंटी लार्वल स्प्रे, ठीक है। एंटी लार्वल स्प्रे क्यों, क्योंकि अब मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, ठीक है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग आप रोकोगे तो उसके लिए क्या होगा कि जो लार्वल की फर्दर डेवलपमेंट है मॉस्किटोज में आप उनको रोकोगे, क्लियर। सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव टू यूज द एंटी लार्वल स्प्रे। So this is all regarding the malaria. So next is Japanese encephalitis. So the next disease to be discussed is कौन सी है हमारी, Japanese encephalitis, ठीक
है। एज द नेम इंडिकेट इंसेफ्लाइटिस है, ठीक है। तो इंसेफ्लाइटिस में क्या होगा, मेनली स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस में क्या है, ये क्या होगी हमारी मॉस्किटो बॉर्न, ठीक है, जो किसकी वजह से होगी, क्यूलिक्सिन मॉस्किटो की वजह से। तो थर्ड वन इज जापानीज एंसेफ्लाइटिस। क्लियर। तो अगर इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है, इट इज या इट रेफर्स to the condition of inflammation of brain by the parasitic infection which is spread through, किसकी वजह से स्प्रेड होगी, क्यूलिसाइन मॉस्किटोज, ठीक है। जो क्यूलिसाइन मॉस्किटोज हैं उनकी बाइट की वजह से क्या डेवलप होगा, इन्फेक्टेड कंडीशन, ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको किसका नाम दिया जाता है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस का। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आएगा इसका, उसमें क्या आएंगे हमारे एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, होस्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, इन्वायरमेंट। तो एजेंट है हमारा वो कौन सा है, क्यूलिसाइन मॉस्किटो। क्लियर। इन्वायरमेंट कौन सा आएगा हमारा, रेनी सीजन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। एंड होस्ट क्या आएगा, ऑल एज ग्रुप, जितने एज ग्रुप्स हैं हमारे, और बोथ द जेंडर्स। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है हमारे इसका जापानीज एंसेफ्लाइटिस का, वो कितना आएगा, 5 to 15 डेज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो बाइट। नेक्स्ट आ गया इसके क्लिनिकल फीचर्स। इसके जो क्लिनिकल फीचर है वो डिवाइड होते हैं 3 में, प्रोड्रोमल स्टेज, एक्यूट एनाफिलाइटिस स्टेज, और उसके बाद में क्या आएगा हमारी पोस्ट एंसेफ्लाइटिस स्टेज। So next is the clinical features. So after the definition and the epidemiological trials, the next thing is clinical features, okay, which has been subdivided into the 3 stages. क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। सबसे पहली स्टेज क्या आएगी, प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल स्टेज क्या जाएगी, हमारी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, जिसमें क्या आएगा हमारा, माइनर फीवर होगा, ठीक है, फीवर आता है। उसके बाद में माइनर इसके जीआई डिस्टर्बेंस, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस आ जाएगी, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वॉमिटिंग, रीगर्जिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टमी अपसेट होगा, माइनर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। उसके बाद में हेडेक रहेगा एंड मलेज, मतलब जो स्टार्टिंग के सिम्टम है वो किस में आएंगे, प्रोड्रोमल स्टेज में। नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा हमारा, एक्यूट
acute encephalitis या encephalitic sign। ठीक है, इसमें मेजर क्या होगा कि जो फीवर है वो बहुत हाई रहेगा। ठीक है, हाई फीवर हियर मेजरली किसके इन बिटवीन रहेगा, बिटवीन 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। उसके बाद में इसमें क्या आएगा, कन्वर्जन सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनकी डिस्टर्बेंस के वो आना शुरू हो जाएगा इसमें। क्लियर। सेंसोरियम जो है वो ऑल्टर्ड हो जाएगा, ऑल्टर्ड सेंसोरियम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा फोकस प्लान है, जो टेंशन पेन है हमारा, वो कम हो जाता है, ड्राउजीनेस आएगा। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग की सेंस होती है वो बिल्कुल ऑल्टर कर जाएगी। ठीक है, इसमें हर डिमेंशिया की प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो जाता है, कन्वर्जन आने, सीजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेज आएगी, पोस्ट एंसेफ्लाइटिस। अब पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। ठीक है, कि एंसेफ्लाइटिस के इन सिम्टम्स के बाद जब कन्वल्सन पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब रिकवरी पीरियड स्टार्ट होगा, तब क्या होगा कि जो फीवर है वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब होगा, जब एक्टिव इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें जस्ट क्या आएगा, फीवर रिजाइड करना शुरू हो जाएगा और जो इन्फ्लामेशन है वो सबसाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब रिकवरी का टाइम, कन्वर्सन पीरियड स्टार्ट होगा, उसको किसका नाम देंगे, पोस्ट एंसेफ्लाइटिस का। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल के लिए क्या देते हैं, अगर इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड गो फॉर द वैक्सीन। ठीक है, और इसके लिए क्या, कौन सी वैक्सीन तैयार होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रेडी की जाती है एंसेफ्लाइटिस के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि मेजरली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं ताकि वो इस पैरासाइट को किल कर सके। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रेन है, मतलब इसमें कौन सी ली जाती है, SA14 टू स्ट्रेन जो है वो यूज करते हैं हम। ठीक है, और इस स्ट्रेन में क्या होगा कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का ही हमारी एंटीजन है, ठीक है, इस एंटीजन को किल करके उसके बाद में ये वैक्सीन जो है वो रेडी की जाती है। क्लियर। उसके बाद में और इसका क्या मेजर यूज कर सकते हो, वेक्टर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर यूज कर सकते हैं हम, एंटी पैरासिटिक ड्रग दे सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द जापानीज एंसेफ्लाइटिस। So today we have discussed mostly क्या डिस्कस किया हमने, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। ठीक है, वी हैव डिस्कस 3 मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। ठीक है, डेंगू फीवर, मलेरिया एंड जापानीज एंसेफ्लाइटिस। So this is all for today's lecture. Thank you so much for having your precious time here.